नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद है प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित और देश भर में अगर देखा जाए तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर लगातार चर्चाएं हैं। 2024 पास में है, चुनावी दांवपेच भी है। कई राज्यों में चुनाव हैं तो सबके अपने अपने दावे हैं सर। लेकिन 10 महीने बाकी हैं, 5 अगस्त भी पास है। ऐसे में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास करके ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने से बचते रहते हैं, लेकिन उन्होंने जब से खुलकर बात की है इस पर, तब से चर्चाओं का दौर जारी है। मानसून सत्र 20 तारीख से शुरू होने वाला है। कहा जा रहा है कि इसमें आ सकता है यूसीसी। कुछ पार्टियां विरोध कर रही हैं, ज्यादातर पार्टियां विरोध कर रही हैं, कुछ समर्थन में है। पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? और जो कई दलों की मांग है कि फिर तो सबके लिए एक कानून है, तो सबके सांस्कृतिक जो चीजें हैं उसको भी बदलना पड़ेगा, तो आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? देखिए, आपने 2-3 विषय कहे हैं। उसमें अगर हम बात करें कि आपने कहा प्रधानमंत्री जी ने खुलकर बोला, हमको देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने खुलकर कहाँ बोला। प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में बीजेपी के जो बूथ के प्रभारी हैं उनकी बैठक को संबोधित करते हुए बात कही, यानी कि सीधा उन लोगों से बात करी जिन पर चुनाव जिताने की जिम्मेदारी है। वन टू वन बात की। हाँ, उनको बोला कि आपको किन किन मुद्दों को लेकर जाना है। समान नागरिक संहिता की उन्होंने खुलकर बात कर दी है। तो यानी कि बीजेपी इस मुद्दे पर चुनाव भी लड़ने जा रही है और जो इस तरीके के दशकों से बीजेपी के एजेंडा में मुद्दे थे उनका हल करके जनता के बीच ये बात रखने जा रही है कि हमने 370 का मुद्दा भी हल कर दिया, राम मंदिर मुद्दा भी हल कर दिया, समान नागरिक संहिता भी हल कर दिया, हमने अपने जो वादे किए थे वो पूरे किए। और जैसा आपने कहा कि 5 अगस्त आ रहा है, तो वो ठीक है आता है कि बीजेपी ने 5 अगस्त को, जैसे राम मंदिर का भी अगर हम देखें तो शिलान्यास हुआ, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 भी उसी दिन हटा। अब इस तरीके की बैठक लें कि शायद 5 अगस्त को ये समान नागरिक संहिता का, क्योंकि 11 अगस्त तक है मानसून सत्र, 20 जुलाई से शुरू होने वाला, तो 11 अगस्त तक तो हो सकता है कि 5 अगस्त का ही दिन उसके लिए तय किया गया हो। लेकिन ये अगर दिन तय कर भी लिया गया है तो एक बहुत अच्छी बात है देश के लिए। और हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने भी ये आने वाली सरकारों पर छोड़ा था कि समान नागरिक संहिता हकीकत बननी चाहिए, आने वाली सरकारें इस पर फैसला करेंगी। तो ये उनकी भी चाहत थी, और अगर उनकी चाहत वर्तमान की सरकार पूरा कर रही है तो आप सोचिए कि न सिर्फ देश की आकांक्षाएं पूरी हो रही हैं, हमारे संविधान निर्माताओं का स्वप्न भी, उनकी भी आकांक्षा पूरी हो रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि ये सरकार सिर्फ संविधान से ही नहीं चल रही है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो आने वाली सरकारों पर जो दायित्व छोड़े थे, बहुत हद तक तो उन्होंने पूरा कर दिया था संविधान लिखकर, लेकिन बहुत सारे ऐसे दायित्व हैं जो आने वाली सरकारों पर समय की ज़रूरत के हिसाब से क्या फैसला करें उसके लिए छोड़ दिया था। तो वो चीज़ें भी आज की सरकार हमारी कर रही है। हमने देखा कि हमारे को नई संसद भवन मिला है, हमारे को तमाम ऐसे ब्रिटिश कालीन कानूनों से निजात मिली है, और आज का जो बदलता भारत है उसको सभी देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसको स्वीकार भी कर रहे हैं। आपने कहा कि ये जो समान नागरिक संहिता है, इस पर बहुत सारे दल इसके विरोध में खड़े हो गए हैं, लेकिन अगर हम वर्तमान की स्थिति देखें तो पहली बात तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसके विरोध में सब लोग सड़कों पर, कुछ खासतौर पे एक वर्ग सड़कों पर नहीं उतरा है और अपनी बात रख रहा है। लॉ कमीशन के समक्ष अपना चिट्ठी भेज रहा है, या उनके समक्ष जाके बात कर रहे हैं, या अपना मत मीडिया के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन अपनी बात रखी जा रही है। और किसी भी लोकतंत्र में यही एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर जब सब लोग भाग लेते हैं, उसका बहिष्कार करना उचित नहीं है, उसका विरोध करना उचित नहीं है। आप उस प्रक्रिया में भाग लीजिए, अपनी बात रखिए, और बहुमत के आधार पर लोकतंत्र में फैसले होते हैं, संविधान के प्रावधानों के मुताबिक फैसले होते हैं, संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए फैसले होते हैं, कानून बनते हैं। तो ये कोई थोपा नहीं जाएगा, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। और जैसा कि विधि आयोग के समक्ष बताते हैं कि लाखों वहाँ पर सुझाव और विचार पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि वो क्या रिपोर्ट सरकार को देते हैं। सरकार के बारे में माना जा रहा है कि शायद मानसून सेशन में ही इसमें विधेयक आ सकता है। और जिस तरीके से सरकार ने अपने कदम बढ़ाए, हमने देखा कि पहले तो सरकार ने कानून मंत्री को बदला, अर्जुन मेघवाल जी आए,
और अर्जुन का जो निशाना है वो एकदम ठीक बैठता है, ये बात हम सभी जानते हैं। और अर्जुन मेघवाल जी आ गए हैं, तो अब हमको देखना होगा कि ये जो विधेयक आ रहा है, सरकार ने एक संकेत भी दिए हैं, और सरकार के संकेत भर से जिस तरह से विपक्षी एकता छिन्न भिन्न हो गई है। अब देखिए कि बिना अभी सरकार ने समर्थन नहीं मांगा, अभी विधेयक का मसौदे में क्या चीज होगी क्या नहीं होगी किसी को नहीं पता है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी ने समर्थन कर दिया है, शिवसेना यूबीटी ने समर्थन कर दिया है, एक आध और पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय दल हैं उन्होंने समर्थन कर दिया बिना मांगे। तो विपक्षी, और ये लोग अभी वहाँ पर पटना में मीटिंग में शामिल थे, तो विपक्षी एकता छिन्न भिन्न हुई है। हमने देखा कि हिमाचल में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री पद के आकांक्षी थे, विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने भी फेसबुक पर लिखा है जय श्री राम, यूसीसी का समर्थन करेंगे। तो ये जो सिर्फ अभी, जबकि विक्रमादित्य सिंह का बयान ऐसे समय में आया है जबकि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अपना आधिकारिक रुख नहीं तय किया है। तो विपक्षी एकता और कांग्रेस की जो कांग्रेस के लिए भी असमंजस की स्थिति होगी, क्योंकि चुनाव अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश में है, दक्षिण भारत में नहीं है जी, और यहाँ ये मुद्दे बनेंगे बिल्कुल। और आप देखिए कि ये कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनमें कांग्रेस में, जैसे मैंने बताया कि विक्रमादित्य सिंह का बयान आ गया है, हमको ध्यान करना चाहिए कि 370 जब हटाया गया था उस समय भी, चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा थे, चाहे और भी कई सारे नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने समर्थन किया था। तो ये कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो राष्ट्र को एकजुट करते हैं, राष्ट्र की आकांक्षा है वो उन मुद्दों का हल होना। तो ये उसमें कांग्रेस में भी ऐसे स्वर आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को एक रुख तय करने में थोड़ा मुश्किल तो आएगी, लेकिन उसको भी देखना होगा कि जनभावना क्या है। तो मुझे लगता है जनभावना को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस शायद रुख तय करे। और हमको समझना होगा कि जब समान नागरिक संहिता है, ये सबको समान रूप से देखे जाने के लिए हो रही है। कोई इसमें तो कोई किसी धर्म के खिलाफ, कुछ राजनीतिक दल जो सवाल उठा रहे हैं कि परंपराएं बदल जाएंगी, जैसे भाजपा के ही सहयोगी है कोनराड संगमा, उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के ऐसे बहुत सारे कल्चर हैं जो बदल सकते हैं और ये आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ होगा। नहीं, अभी देखिए ना, आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ कैसे होगा? गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, क्या वहाँ पर समाज में विभाजन बढ़ा? और आज़ादी के समय से वहाँ पर लागू है, तो क्या वहाँ पर समाज में विभाजन बढ़ा है? क्या वहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव होता है? क्या वहाँ पर कोई किसी को ये जो समान नागरिक संहिता लागू है इससे किसी को दिक्कत आई? एक कहते हैं कि जांचा परखा खरा एक उदाहरण हमारे सामने गोवा मौजूद है। उत्तराखंड में जो प्रक्रिया पूरी हो गई है, वहाँ पर हमने देखा समाज के सभी तबकों ने जाकर वहाँ पर अपनी राय रखी है, कहीं कोई विरोध नहीं हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। और जो लोग कहते थे कि ये कानून है धार्मिक आधार पर लोगों में विभाजन बढ़ा देगा, वो सब देखिए उन सब की दुकानें बंद हो जाएंगी, पॉलिटिकल दुकानें बंद हो जाएंगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस कानून के आने से जिस वर्ग की महिलाओं को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, उसी वर्ग के पुरुष इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अब तक जो दुकानें चलती थी, जो उनकी वोट बैंक की राजनीति चलती थी, जो उनकी 4-4 शादियों की बात करें या महिलाओं के खिलाफ जो कुरीतियां बरसों से चली आ रही थी उनकी बात करें, तो वो सब खत्म हो जाएंगी। तो इससे शायद उनकी जो सल्तनत है वो कहीं ना कहीं डगमगाएगी, इसलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन सभी को समझना होगा कि ये हमारे दो चीज़ें हैं, तो संविधान निर्माताओं की आकांक्षा थी। उच्चतम न्यायालय ने कई बार कहा है सरकार को कि आप ऐसा कानून लाइए, और 3 तलाक कानून भी सरकार ने तभी बनाया था जब उच्चतम न्यायालय का सुझाव दिया था, उन्होंने फैसला दिया था। तो ये भी सारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के अनुरूप ये कानून बनाया जाएगा, मुझे लगता है। लेकिन सर एक सवाल यहाँ पे आता है, क्योंकि पंजाब से हमने देखा कुछ राजनीतिक दल, खास करके जो सिखों की राजनीति करते हैं, शिरोमणि अकाली दल, उसने इसका खुलकर विरोध किया है। पंजाब में फिलहाल सरकार में आम आदमी पार्टी है, उसने इसका समर्थन किया है। तो एक कम्युनिटी माइनॉरिटी में आती है सिख जी, तो उस पे उसका स्टैंड क्या रहने वाला है? और आम आदमी पार्टी ने आखिर हर मुद्दे पर विरोध करने वाली आम आदमी पार्टी आखिर इस पे साथ कैसे खड़ी है? देखिए, हम वही बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो देश को जोड़ते हैं। जैसे 370 जब हटा तो पूरे देश में खुशी का माहौल था। समान नागरिक संहिता इस देश की आकांक्षा है, बहुत सारे जो नेता हैं इन्होंने इसको कभी हकीकत नहीं बनने दिया। तो आम आदमी पार्टी भी बात को समझती है, और ख़ास तौर पे अगर आप आम आदमी पार्टी के राजनीतिक इतिहास को और उसके राजनीतिक चरित्र को
को देखेंगे तो वो कई सारे ऐसे मुद्दों पर बीजेपी को फॉलो करती है कि चाहे वो हिंदुत्व की राजनीति हो, चाहे ऐसे जो हम मुद्दे बात कर रहे हैं, चाहे खासकर सबूत मांगने के बाद वाली जो जी घटनाक्रम हुई, कुमार विश्वास वाला कांड जो हुआ। जी जी जी, तो ये कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो बीजेपी को फॉलो भी करते हैं, और ये एक अच्छी बात है। इसमें हम किसी को फॉलो कर रहे हैं तो या किसी को कॉपी कर लिया तो कोई गलत बात नहीं है। राष्ट्र के हित में जो सही है वही चीज सबको लेकर आगे चलना चाहिए। मुझे लगता है कि आपने कहा कि जो सिखों की राजनीति करते हैं, और ऐसे ही हम एक और धर्म में देखते हैं कि जो वहाँ पर वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तो ये लोग जो धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं वो देश राष्ट्र धर्म नहीं निभा रहे हैं, हम ये कह सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद समय के साथ सबको समझ आ जाएगी, और भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतंत्र में बहुमत के आधार पर फैसले लिए जाते हैं और सबकी सहमति से कानून बनता है। और कानून जब बनेगा तब देखेंगे आपकी इसमें अभी मंथन हो रहा है। आप देखिए पूरा देश इस समय चर्चा में लगा हुआ है, बिल्कुल पूरा देश। सिर्फ संसद में चर्चा तो अभी बाद की बात है, पूरा देश इस पर चर्चा कर रहा है, और उस चर्चा से क्या अमृत निकल रहा है, कितना विष निकल रहा है, ये जानकारी सरकार तक भी जा रही है। और मुझे लगता है कि उसके आधार पर कोई ना कोई फैसला होगा। मसौदा आने दीजिए सामने, उसके बाद भी उस पर सभी सांसद अपनी राय रखेंगे, और जो कुछ होगा राष्ट्र के हित में होगा। और हमको एक चीज़ और देखनी चाहिए, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको समझना होगा कि ऐसे मुद्दों को ख़त्म करना चाहिए। ख़ासतौर पर हमको आगे जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए इस तरह की समस्याएं छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगर हम देखें पिछले 6-7 दशकों में ऐसी बहुत सारी समस्याओं में हमने महत्वपूर्ण समय गंवा दिया, देश के संसाधनों को उसमें झोंकना पड़ा, तो ये देश का कीमती वक्त बर्बाद हुआ। दुनिया जिस तेज़ी से आगे बढ़ रही है तो हम उस तेज़ी के साथ हमको भी कदम ताल करते हुए आगे बढ़ना है, हम नहीं तो पीछे छूट जाएंगे। हमको ऐसे मुद्दे हल करने हैं, तत्काल हल करने हैं, ताकि ये सब चीज़ें ख़त्म हो और हम दूसरी विषयों में आगे बढ़ने में ध्यान लगाएं। हमारी आने वाली पीढ़ी को इन सब झंझटों से नहीं जूझना पड़े, ये हम सभी का कर्तव्य है, हमारी आज की पीढ़ी का और हमारे आज के नेतृत्व का ये कर्तव्य भी है। बिल्कुल। पहले धारा 370, फिर राम मंदिर, और अब यूसीसी की जो चर्चा है उसके बाद एक चर्चा अखंड भारत की भी शुरू हो गई है, और लोगों को उम्मीद है कि 2024 के दौरान कुछ ना कुछ हो सकता है। खैर, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और मणिपुर। सर, मणिपुर में राहुल गांधी ने दौरा किया, लोगों से मुलाकात की, सुविधाओं का अभाव है, अब सही तरीके से घटना से नहीं निपटा गया। उसी दौरान एक और घटना होती है सर, और वो होता है कि मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उनका इस्तीफा होने जा रहा था। उनके जो समर्थक थे उनके आवास के बाहर थे, उनके रिजिग्नेशन लेटर को फाड़ दिया गया। फिर उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। सर, मणिपुर को लेकर जो इस सप्ताह घटनाएं हुई हैं, खास करके राहुल गांधी का दौरा और एन बीरेन सिंह के साथ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, और ये बहुत दुखदाई भी है, और अब आप देखिए कि कई बार सरकारों के समक्ष भी एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो कैसे निपटें। अब आप कैसे निपटे का तात्पर्य समझिए कि अगर मान लीजिए कि जिनसे निपटना है वो बाहरी आदमी है, तो आप उस पर अटैक कर सकते हैं, आप उसको गोली का निशाना बना सकते हैं, आप तमाम तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। जब जो झगड़ा कर रहा है, जो पीड़ित है, वो दोनों ही हमारे हैं, तो बड़ी एक दिक्कत हो जाती है। अभी आपने देखा कि इंडियन आर्मी को कुछ 10-11 उग्रवादियों को छोड़ना पड़ा क्योंकि महिलाओं ने घेर लिया था। वो वीडियो भी इंडियन आर्मी ने जारी किया। तो अब वहाँ पर उन्होंने जो सामान लूटा हुआ था, वो भी जो हथियार लूटे थे वो भी उनको वापस करने पड़े। तो वो एक स्थिति की नज़ाकत को देखते हुए बहुत समझदारी भरा फैसला था कि अभी आप उनको शांत करने दीजिए, वरना वो उद्वेलित हो सकते थे। उद्वेलित होते तो यहाँ से कार्रवाई होती, तो कोई घायल होता, कोई हो सकता है कि किसी की जान जा सकती थी, नुकसान देश का ही होता, देश के नागरिक का होता। तो ये बहुत अच्छे तरीके से इंडियन आर्मी वहाँ पे इस स्थिति से निपटी। संयम बहुत ज़्यादा जरूरी है, और मुझे लगता है कि सरकार ने शायद ठीक है कि हालात बहुत बेहतर हो गए थे अभी मणिपुर में। अगर हम देखें पिछले 7-8 सालों में वहाँ पर अफस्पा हटाने में मुझे लगता है कि थोड़ा सा जल्दी हो गई है, और जो अशांत क्षेत्रों से अफस्पा हटाया गया, मुझे लगता है कि शायद उसका फ़ायदा जो उग्रवादी संगठन हैं उन्होंने एकजुट होने,
हथियार इकट्ठा करने में उनको विदेशी जो मदद मिलती थी शायद उस पर से नज़र हट गई थी, तो वो उस हिसाब से मजबूत हुए और समय देखकर और जब अदालत का एक फैसला भी आया जिसके बाद ये सब चीज़ें हुई, तो मुझे लगता है कि उस समय को देखते हुए उन्होंने शायद सही समय पर अपनी कार्रवाई कर दी, जो कि राज्य सरकार से अब नहीं संभल रही है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय और हमारी जो इंडियन आर्मी है, हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं, वहाँ पर हालात को संभालने में काफ़ी हद तक सफल हो पा रहे हैं। और आप देखिए कि मणिपुर में जो शुरुआती दिक्कतें थी कि जो नाकेबंदी हो गई थी, वहाँ पर ट्रक नहीं पहुँच पा रहे थे, सामान की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, चीज़ें महंगी हो गई थी, वो सब चीज़ नहीं है। राहुल गांधी वहाँ पर गए और बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने कि वहाँ पर जाकर उन्होंने राहत शिविरों में दौरा किया, क्योंकि देखिए शांति स्थापित करना सरकार का जिम्मेदारी तो है, लेकिन उसमें सबको सहयोग भी करना चाहिए। राहुल गांधी वहाँ गए और संयमित बयान दिया। हाँ, पीड़ितों का दुख दर्द वहाँ पर जानना ही चाहिए और मुश्किल समय में नहीं जाएंगे तो आप कब जाएंगे, है ना? तो ये वहाँ पर गए, उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन हमको एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि हम जब ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो कि जहाँ पर हिंसा हुई है या जो थोड़ा सा संवेदनशील स्थिति है, तो हमको अपनी जिद पर अड़े रहने की बजाय स्थानीय प्रशासन जो हमको सुझाव दे रहा है, जो हमको हमारे सामने अपनी कुछ गाइडलाइंस रख रहा है, तो हमको उसको फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए, क्योंकि एक वीआईपी की सुरक्षा बहुत चुनौतीपूर्ण होती है ऐसे संवेदनशील समय में प्रशासन के लिए। तो ये हमको जिद पर नहीं अड़े रहना चाहिए। मुझे और जिस तरह से राहुल गांधी, ठीक है, पहले वो गाड़ी से जाने से अड़े रहे, उसके बाद फिर वो चौपर से गए, तो ये एक अच्छा किया कि ठीक है, बात मान ली उन्होंने, देर आए दुरुस्त आए। और राहुल गांधी जी ने जो राहत शिविरों का दौरा करने के बाद मैं उनका बयान सुन रहा था, उन्होंने जो कहा है आप उसको ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा है कि दवाओं की कुछ कमी है, खाने की कुछ कमी है। तो ये आप जितनी भी बात सुनेंगे, उन्होंने कुछ कमी बोला है। तो इसका मतलब ये है कि राहत शिविर जो सरकार कह रही है कि हमने बनाए हैं, राहत शिविर हैं, वहाँ पर लोगों को मदद मिल रही है। कुछ कमी है जिनको दूर किया जाएगा या किया जा रहा होगा। तो या हो सकता है कि राहुल गांधी जी की नज़र उसी समय वहाँ पर पड़ी हो, जब हो सकता है विपक्ष का धर्म भी निभा रहे हैं वो कैसे कहा जाए कि सब कुछ अच्छा है। तो वहाँ पर राहुल गांधी जी ने भी आकर ये नहीं बताया है कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, किसी को कोई सहायता नहीं मिल रही, ऐसी स्थिति नहीं है। हाँ, दिल्ली लौटने के बाद उन्होंने कोई वैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया कि वहाँ ये है ऐसा है। अभी तक हम सरकार का पक्ष सुन रहे थे कि सब पूरी मदद दी जा रही है, उन्होंने कहा कुछ कमी है। तो कुछ कमी से एक संतोष हर भारतीय को है कि चलिए ठीक है, वहाँ पर जो कुछ हुआ वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मदद मिल रही है। और सरकार जो कह रही है कि हम जल्द ही और सहायता करेंगे, तो वो उस पर भी भरोसा करना चाहिए कि शायद और सहायता मिलेगी। और जो सरकार ने जांच आयोग भी बिठा दिया है, मुझे लगता है कि जल्द से जल्द जांच का निष्कर्ष भी सामने आएगा, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन एक चीज़ हमको देखना चाहिए कि एक तो जो अफस्पा के जो क्षेत्र थे, क्या दोबारा अफस्पा लगाना चाहिए उन क्षेत्रों में। दूसरा हमको ये भी देखना चाहिए कि जो जातीय आधार पर जो विभाजन की हमारे यहाँ पर षड्यंत्र होते हैं, वो एकदम से किसी भी राज्य में आगजनी का कारण बन जाते हैं, वहाँ के हालात बिगड़ने का कारण बन जाते हैं। तो हमारा जो खुफिया तंत्र है उसको भी और मजबूत करने की ज़रूरत है। और ये जो प्रकरण था, चूंकि एक अदालती फैसले के बाद आया था, तो हमारी सरकार और प्रशासन और हमारा जो न्यायिक तंत्र है, सबको बहुत सतर्क रहना चाहिए, खास तौर पर ऐसे मामलों पर कुछ भी बोलते हुए। बिल्कुल सर, आखिरी में एक छोटी सी टिप्पणी आपका मैं चाहूँगा तमिलनाडु के मामले पर। वी सेंथिल बालाजी जो जेल में बंद है, हालांकि अस्पताल में है, उनको अचानक राज्यपाल बर्खास्त करते हैं, 5 घंटे के भीतर ही अपना फैसला वापस लेना पड़ता है। कहा जाता है कि दिल्ली से उनको फ़ोन गया। क्या राज्यपाल जल्दी में थे या उनको ऐसा करना चाहिए, और अगर उन्होंने कर दिया तो आखिर दिल्ली को क्यों उसमें बीच में आना पड़ा? देखिए, दिल्ली को बीच में इसलिए आना पड़ा क्योंकि वो जो उन्होंने फैसला लिया राज्यपाल जी ने, वो अदालत में टिकता नहीं, क्योंकि जो हमारा संविधान है उसने सभी तो क्या राज्यपाल ने अपने मन से वो फैसला लिया? सभी की एक भूमिका निर्धारित की हमारे संविधान ने। मुख्यमंत्री का एक अपना अधिकार क्षेत्र है, राज्यपाल का अपना अधिकार क्षेत्र, वो उन्होंने जो किया वो उस पर हम ये कह सकते हैं कि वो जो उन्होंने काम किया वो काम तो सही था, लेकिन वो नियमों के अनुरूप नहीं था। अब क्योंकि वो अपना वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, उसके बावजूद उनसे अगर ये बिना किसी कानूनी मशवरे के उन्होंने ये फैसला ले लिया
और फिर वो अगर ये बात कहें कि मैं कानूनी मशवरे लेने के लिए अपने फैसले को अगली सूचना तक स्थगित कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी हैरानी जरूर होती है कि इतने वरिष्ठ अधिकारी रहे व्यक्ति से ऐसी गलती हो गई। काम उन्होंने सही किया, क्योंकि भ्रष्टाचारी कोई भी व्यक्ति हो उसको सरकार में और जिस पद पर अगर कोई है तो और उसका जो खर्चा सरकारी खजाने से हो रहा है उसके ऊपर, तो वो नहीं उस पद पर रहना चाहिए वो व्यक्ति। काम उन्होंने सही किया, लेकिन नियमों के अनुरूप नहीं किया। और हमको लगता है कि शायद जो हमारे राज्यपाल हैं थोड़ा सा जल्दबाजी दिखा देते हैं और इसीलिए वो आलोचना के शिकार भी बन जाते हैं। हमको ध्यान करना चाहिए कि पिछले साल केरल में भी जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान जी, उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर एक मंत्री को हटाने के लिए कहा था, तो उस पर भी विवाद हुआ था। तो हालांकि मुख्यमंत्री ने मना कर दिया था और कहा भी था कि आप कैसे ये सिफारिश कर सकते हैं। तो और सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी हाल ही में एक फैसला दिया था, उसमें राज्यपालों के और मुख्यमंत्री को कहा था कि आप अपने अपने अधिकार क्षेत्र तक सीमित रहिए, मिलकर काम करिए। पंजाब के मामले में जी। तो और कई सारे ऐसे सरकारें हैं जो कि अभी हमने देखा था कि तेलंगाना सरकार चली गई थी राज्यपाल के खिलाफ कि भाई आप हम जो बिल भेजते हैं आप उसको बहुत समय तक लटका कर रखते हैं, साइन करते नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है, विभिन्न कोर्टों तक पहुंचती है। खर्चा उस पर कहाँ से हो रहा है? वो राज्य के खजाने से हो रहा है। उस खर्चे का पैसा कौन दे रही है? राज्य की जनता दे रही है। तो ये खर्चे को बचाने के लिए हमको मिलजुल कर काम करना है और हमारा जो लोकतंत्र है वो उसकी बुनियाद ही यही है कि सब मिलकर काम करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। तो मुझे लगता है कि बार बार अदालतों में जाने से अच्छा है कि आप सभी मिलजुल कर काम करें। जो तमिलनाडु के राज्यपाल ने किया वो नैतिक रूप से सही है, कानूनी रूप से प्रथम दृष्टया गलत है। अब वो तो खैर कानून की जानकारी बताएंगे कि कोई ऐसा प्रावधान है या नहीं कि वो बर्खास्त कर सकते नहीं। मुझे लगता है कि ये एक जो प्रकरण हुआ है ये अन्य राज्यपालों के लिए भी एक सबक है और ऐसे वरिष्ठ अधिकारी से वो जो उन्होंने किया, अब हम जो बात कर रहे हैं कि हमको ऐसे वरिष्ठ अधिकारी से ये उम्मीद नहीं थी कि पहले वो काम करेंगे फिर वो वापस लेंगे और फिर वही जो काम उनको पहले करना चाहिए था कानूनी मशविरा वो उन्होंने बाद में किया। तो ये एक थोड़ा सा चौंकाता जरूर है तमिलनाडु का मामला। खैर देखते हैं इस मामले में आखिर क्या होता है। अब आपसे फिर अगले संडे को मुलाकात होगी, तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।